हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भुगतान से टर्म वन के अकॉर्डिंग। देखो आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपके चैप्टर आ रहे हैं ना, वो एक तो मनी एंड बैंकिंग है। ठीक है, दो तो ये आपके हो गए जो एनसीईआरटी में एक ही है, तो मनी और बैंकिंग आप मेरे हिसाब से दो। उसके अलावा गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो 5 चैप्टर आ रहे हैं जिसमें हम मनी बैंकिंग हमने कर लिया। अब जो हम करने जा रहे हैं वो भुगतान शेष यानी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हम करने जा रहे हैं। क्लियर है ना। फिर विनिमय दर वाला रह जाएगा हमारा चैप्टर और हमारा गवर्नमेंट बजट रह जाएगा। 2 चैप्टर रह जाएंगे कुल इस वाली बुक के अंदर। ठीक है ना, तो देखो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टर्म वन के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स होंगे और इजी लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, तो भुगतान शेष क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं। देखो भुगतान शेष से अभिप्राय, अगर भुगतान संतुलन है किसी की बुक में डेफिनेट वो जो इंडेक्स में खाली भुगतान संतुलन लिखा है तो कोई बात नहीं, आप भुगतान संतुलन लिख लो, उससे कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, वैसे जो नाम है वो भुगतान शेष ही होता है। ठीक है ना, क्योंकि भुगतान जो, अगर हम भुगतान संतुलन बोलेंगे तो वो क्या होता है हमारा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट की ओर चले जाएगा। ठीक है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब इसके अंदर ही आता है बट वो अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो नाम जो होता है ना, वैसे भुगतान शेष होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो स्टार्ट कर, देखो पहली डेफिनेशन आपके सामने है भुगतान शेष। मैंने कहा एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में, यानी आप एक साल के अंदर चले गए। ठीक है, एक साल में जो भी भुगतान शेष से अभिप्राय किसी देश के शेष विश्व के साथ, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, यानी जो बाकी बचे देश है उसके साथ जो भी आर्थिक लेन देन होते हैं। ठीक है, यानी जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके अकाउंटिंग से, अकाउंटिंग मतलब लेखे जोखे से, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने से है। देखो बात समझो, सपोज करो ये आपका इंडिया है, तो इंडिया मतलब किसी देश का शेष विश्व के साथ, मतलब बाकी देशों के साथ, अब कितने देश है कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो शेष विश्व के साथ जो भी लेन देन होंगे, यानी जो भी ट्रांजेक्शन होगी, कुछ यहां से यहां जा रही होगी, कुछ यहां से यहां आ रही होगी, है ना। ट्रांजेक्शन तो कहीं भी हो सकती है, तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसके बाद ये बताओ कि अब हमें बैलेंस कितना पेमेंट करना है, यानी जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया उसके आर्थिक क्या है, जो भी आर्थिक सौदे किया उसके लेखे जोखे से है। बात को समझना, यानी एक देश का शेष विश्व के साथ जो भी आर्थिक लेन देन होता है उसके लेखे जोखे को क्या कहते हैं, भुगतान शेष कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप सबको। ठीक है ना, तो हमने पहले डेफिनेशन क्लियर कर दी कि भुगतान शेष से अभिप्राय एक देश का शेष विश्व के साथ जो भी लेन देन होंगे, यानी आर्थिक लेन देन होंगे, उसके लेखे जोखे को हम क्या कहते हैं, भुगतान शेष कहते हैं। और वही एक साल के अंदर इसको देखेंगे, यानी एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में। ठीक है ना, चलो, अर्थात यह एक देश तथा शेष विश्व के बीच जितने भी आर्थिक सौदे हैं उनका विवरण रखता है, यानी उनके रिकॉर्ड्स रखता है। क्या रखता है, रिकॉर्ड्स रखता है, और इसी को क्या कहते हैं, भुगतान शेष कहते हैं। चलो, हमने अच्छे से एक डेफिनेशन क्लियर कर दी कि एक लेखा वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में एक देश का, ठीक है, शेष विश्व के साथ जो भी आर्थिक सौदे होते हैं और उसके आर्थिक सौदों के क्या है, लेन देन जो भी लेखे जोखे हैं उसको हम क्या कहते हैं, भुगतान शेष कहते हैं। और ठीक है, अर्थात में आप ये भी लिख सकते हो कि यह एक देश तथा शेष विश्व के साथ जो भी आर्थिक सौदे होते हैं उनका संक्षिप्त विवरण है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे दूसरी डेफिनेशन हमारे पास आर्थिक सौदे। ठीक है, तो आर्थिक सौदे होता क्या है, यानी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो आर्थिक सौदे 3 तरह के होते हैं। एक होता है दृश्य मदे, यानी विजिबल आइटम, जिनको हम देख सकते हैं। एक होता है अदृश्य मदे, यानी जिनको हम देख नहीं सकते। तो अदृश्य मदे या अदृश्य मदे या अदृश्य सौदे बोल सकते हो, दृश्य मदे, दृश्य सौदे बोल सकते हो। ठीक है, तो अच्छा वैसे मदे लगता है यहाँ पे, तो दृश्य मदे और अदृश्य मदे दो तो ये हो गए। और तीसरा है परिसंपत्तियों के स्वामित्व में परिवर्तन से संबंधित पूंजी अंतरण। परिसंपत्तियों के स्वामित्व में परिवर्तन से संबंधित पूंजी अंतरण, जिसको सीधा शॉर्टकट में आप पूंजी अंतरण लिख करके आ सकते हो। क्या लिख सकते हो, पूंजी अंतरण लिख सकते हो। तो हमारे एक हो गया दृश्य मदे, दूसरा हो गया अदृश्य मदे, और तीसरे की अगर हम बात करें तो पूंजी अंतरण हो गया। क्लियर हो गया यहां तक, बहुत छोटा चैप्टर हो चुका है ये भी कट पिटा करके। ठीक है ना, बात करते हैं दृश्य मदे कौन सी मदे होती हैं, तो ये वे मदे होती है जिनको देखा जा सकता है, नहीं आप उनको देख सकते हो, साथ साथ इसमें तथा जिनमें निर्यात आयात की जाने वाली सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं को शामिल किया जाता है। अब देखो यहाँ पे वस्तुएं लिया है, क्यों, वस्तुओं को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है ना, तो फिजिकल जो गुड्स है उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, भौतिक वस्तुओं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनकी बात यहां पे करेंगे। बट अगर हम अदृश्य मदे बोलते हैं तो ये वे मदे होते हैं जिनको देखा नहीं जा सकता, और इसमें सभी प्रकार की सेवाओं को शामिल करते हैं, यानी सर्विसेज को, क्योंकि सर्विसेज कभी देखी नहीं जा सकती, तो सही सेवाओं को यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो मेरे हिसाब से इसको समझाने लायक तो कुछ है नहीं इन दोनों पॉइंट में। एक में लिखा हुआ है बस कि इनको देखा जा सकता है, इसमें देखा नहीं जा सकता। इसमें निर्यात आयात जो भी होगा वो सारी क्या होंगी, भौतिक वस्तु होंगी। इसमें निर्यात आयात जो भी होगी ना, जो भी आप ले रहे हो, दे रहे हो, उसमें क्या होगा, यहाँ पे सर्विसेज आएगी, क्या आएगी, सेवाएं आती है। तो यहाँ
समझाते हैं, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए फटाफट से, अगला पॉइंट हमारा है पूंजी अंतरण, क्योंकि तीसरा पॉइंट रह गया था। पूंजी अंतरण क्या होता है? पूंजी अंतरण से अभिप्राय, ठीक है, पूंजी की प्राप्तियां यानी जितना रिसिप्ट हो रही है वो, जो आ रहा है वो, और पूंजी के भुगतान यानी जो खर्चा हो रहा है वो। तो ये बात किसकी करता है? पूंजी अंतरण से अभिप्राय पूंजी की प्राप्तियां और पूंजी के भुगतान से। क्लियर? और साथ ही इसमें परिसंपत्तियों का अंतरण भी आता है। परिसंपत्तियां होता है जो आपकी संपत्ति है, यानी आपकी एसेट्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जो भी आपका परिसंपत्तियां पड़ी है, ठीक है ना, उसके ट्रांसफर को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके अंतरण, अंतरण मतलब होता है ट्रांसफर, तो ट्रांसफर को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं व्यापार शेष की, कि व्यापार शेष क्या होता है। तो देखो व्यापार शेष की जो अगर हम इंग्लिश में बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। जैसे ये वाला बीओपी, भुगतान शेष को बीओपी भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी बीओपी भुगतान शेष को बोलते हैं, और बीओटी इसको बोलते हैं बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसको हम यानी व्यापार शेष। व्यापार शेष क्या होता है ये बताता है, इससे अभिप्राय दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर से। इसका मतलब क्या है? ये निर्यात और आयात के अंतर की बात कर रहा है। बट किसके निर्यात आयात के अंतर की बात कर रहा है? वस्तुओं के। इसका मतलब इसमें सेवाएं शामिल नहीं होगा। देखो दृश्य वर्ड लिखा है ना यहाँ पे, दृश्य मतलब क्या होता है? ये वस्तुओं की बात कर रहे हैं, नहीं वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं के आयात के अंतर को व्यापार शेष कहते हैं। यानी इसमें सेवाएं नहीं आएगी, सब चीजें नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? दृश्य निर्यात और दृश्य आयात आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद निम्न मदों को व्यापार शेष में शामिल नहीं किया जाता। यानी कुछ ऐसी मदें हैं जिनको व्यापार शेष में शामिल नहीं किया जाता, जिसमें एक तो सेवाओं का निर्यात आयात हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वस्तुएं आएगी, सेवाएं इसके अंदर नहीं आती है। क्लियर हो गया ना? उसके अलावा देशों के बीच ब्याज तथा लाभांश का भुगतान, ब्याज यानी इंटरेस्ट, लाभांश मतलब होता है डिविडेंड, यानी जो शेयर्स के ऊपर मिलता है, शेयर्स के ऊपर जो मिलता है वो ये होता है ना डिविडेंड। तो उसने बोला इंटरेस्ट यानी लोन वोन के ऊपर या कोई भी पैसा ऐसा दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट हो, चाहे आपका शेयर के ऊपर डिविडेंड हो, दोनों के दोनों व्यापार शेष के अंदर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि व्यापार शेष के अंदर पूंजीगत जो खाते की जो मदें होती है ना, उनके अंतर्गत जो भी चीजें आती है उनको शामिल नहीं करते। क्या नहीं करते? जो पूंजी खाते होता है ना, उसके मदों को यहाँ पे शामिल नहीं करते। यानी पूंजी खाते के लेन देन का कोई रिकॉर्ड ये मेंटेन करके नहीं रखेगा। पूंजी खाते मतलब कैपिटल अकाउंट। क्यों नहीं करेगा पूंजी खाते? कि पूंजी खाते में आते हैं आपके लोन हो गया जैसे, ठीक है, ऋण हो गया, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश हो गया, ये सब चीजें आती है पूंजी खाते में। और यहाँ पे तो सिर्फ वस्तुओं की बात हो रही है, लोन, ये ऋण जो हम बात करते हैं, निवेश, इन सब की बात थोड़ी ना हो रही है। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ ऐसी वस्तु आएगी, ये ऋण विण लोन वोन ये फालतू चीजें नहीं आएगी, इंटरेस्ट ब्याज कुछ नहीं आएगा, ना सेवाएं आएगी, ठीक है। और लास्ट में लिखा पर्यटकों द्वारा व्यय, यानी पर्यटक मतलब जो घूमने फिरने आते हैं ना लोग बाग, तो अगर वो कोई खर्चा वर्चा कर देते हैं तो वो भी यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता, यानी पर्यटकों द्वारा वह भी यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता। तो प्लीज एक नंबर के लिए याद रखना, एक नंबर में पूछा जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत तो प्लीज कमेंट बॉक्स में वो बता देना कि आपकी दिक्कत कहाँ पे और क्या आपको समझ नहीं आया। क्लियर? साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद कि भुगतान शेष जो होता है उसके क्या है, कितने तरह के उसके टाइप्स होते हैं, उनके घटक क्या होते हैं, वो हम पढ़ने जाएंगे अब। तो देखिए आगे, ठीक है। तो भुगतान शेष के घटक यानी कंपोनेंट्स की बात करते हैं। मेरे मुंह से टाइप्स निकला होगा तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। टाइप्स नहीं, घटक है यानी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भुगतान शेष के कंपोनेंट कितने तरह के हैं, ठीक है। इसने बोला देखो हमारे पास एक है चालू खाता, दूसरा है पूंजी खाता, तीसरा है सरकारी कोष खाता, ठीक है ना। सबसे मेन जो हो गए ये दो हो गए आपके मेन होते हैं, ये ऐसी है, ठीक है, बेकार था। तो चालू खाते की बात करें तो उसको करंट अकाउंट कहते हैं, पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट, और सरकारी कोष खाता यानी ऑफिशियल रिजर्व्स, ठीक है ना, अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा हो गया? सरकारी कोष खाता। तो तीन हमें पढ़ना है, जिसमें से पहला अगर हम बात करें चालू खाता, ठीक है, पेपर में सिर्फ इतना ही आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों पढ़ लेंगे तो खत्म हो जाएगा। चालू खाता वो खाता होता है जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात तथा आयात आता है। पहली बात तो यहां तक पढ़िए पहले, कि जिसमें वस्तु और सेवाओं का निर्यात तथा आयात आ रहा है, और साथ ही एक पक्षीय अंतरण को भी शामिल करते हैं इसमें। एक पक्षीय अंतरण क्या होता है? मैंने बताया था ना, दान पुण्य टाइप का है, जिसके बदले में कुछ देनदार को प्राप्त नहीं होता है। जैसे मान लो आपने किसी को कुछ दिया और उसके बदले अगर आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा तो वो हो गया एक पक्षीय अंतरण। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप गली में मान लो कोई आपके घर के आगे आता है पैसे मांगने के लिए, किसी भी चीज मांगने के लिए, अगर आप उसको दान दे देते हो तो क्या आप उसके बदले में कुछ मांगते हो? वापस नहीं मांगते ना, उस टाइप की चीज यहाँ आती है, ठीक है। अभी ये समझ लो उतना भी, ठीक है ना। तो उसने बोला चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तु और सेवाओं का निर्यात आयात आएगा। इसका मतलब वस्तुओं का निर्यात आयात और सेवाओं का भी निर्यात आयात, यानी दृश्य
मदे भी आएगी और अदृश्य मदे भी आएगी, और साथ में एक पक्षीय अंतरण आएगा। एक पक्षीय अंतरण और पूंजी अंतरण अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है ना। ये एक पक्षीय अंतरण मतलब एक तरफा है, खाली क्या है, एक तरफा। तो इनकी बात करेंगे जिसका लेखा जोखा यहाँ पे रखा जाएगा, जिसके हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। अब चालू खाते को देखो तो क्या क्या आया इसमें, वस्तुओं का निर्यात आयात, सेवाओं का निर्यात आयात प्लस एक पक्षीय अंतरण इसके अंदर आ रहा है। यानी अगर मैं बोलूं वस्तुओं को क्या बोलते हैं, दृश्य, और निर्यात आयात जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं, व्यापार शेष। तो इसका मतलब ये दृश्य व्यापार शेष की बात कर रहा है। सेवाओं का निर्यात आयात मतलब सेवाएं मतलब दृश्य, और निर्यात आयात की बात करें तो वही व्यापार शेष, और एक पक्षीय अंतरण वैसी का वैसी, ठीक है ना। अगर आपसे कोई व्यापार शेष पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, व्यापार शेष का मतलब होता है निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार शेष कहते हैं, बट किसका निर्यात आयात है, दृश्य मद, यानी वस्तुओं का निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार शेष कहते हैं। ये समझ में आ गया। बट आपसे कोई स्पेशली बोले कि अदृश्य व्यापार शेष बताओ, तो फिर क्या बोलोगे, सेवाओं के निर्यात आयात को। बट वो स्पेशली पूछेगा तभी आप सेवाएं वाला बताओगे, वरना हमेशा वस्तुओं वाला ही बताया जाता है कि व्यापार शेष में सिर्फ वस्तुएं ही शामिल होती है। बात समझ में आ गई। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, व्यापार शेष की डेफिनेशन पूछेगा, आप हमेशा बोलोगे वस्तु और सेवाओं के निर्यात, सॉरी, वस्तुओं के निर्यात और आयात के अंतर को क्या कहते हैं, व्यापार शेष कहते हैं। नहीं, दृश्य मध्य आती है सिर्फ व्यापार शेष में। क्लियर हो गया। बट अगर वो स्पेशली कहता नहीं मुझे तो अदृश्य वाली बताओ, तब जाकर के आप सेवाएं लगा के बोलना कि निर्यात और आयात, सेवाओं के निर्यात और सेवाओं के आयात के अंतर को अदृश्य व्यापार शेष कहते हैं। क्लियर हो गया, वरना तो वही रहती डेफिनेशन। चालू खाते की मद फिर यही मद होती है जो उसके फॉर्मूला बना ना, ये इसकी डेफिनेशन, ये इसकी मद है। एक तो वस्तुओं का निर्यात आयात आता है जिसको हम दृश्य मदे कह सकते हैं, एक सेवाओं का निर्यात आयात आता है जिसे हम अदृश्य मदे कहते हैं, और तीसरा एक पक्षीय अंतरण यानी चालू हस्तांतरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालू हस्तांतरण, यानी जो करंट ट्रांसफर हो रहा है वो भी यहाँ पे आता है। क्लियर हो गया। तो इस पार्ट को यहीं पे रोक लेते हैं, आगे हम इसको कैरी ऑन करेंगे किसमें, पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूं आपसे आज के लिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।